लेकिन आप दक्षिण की राजनीति को जानते हैं सर, येदियुरप्पा को अगर हटाना पड़ा, बदलना पड़ा, कर्नाटक वो इकलौता स्टेट जहां पर बीजेपी है, वहां के सबसे बड़े चेहरे येदियुरप्पा, और येदियुरप्पा पर सबसे बड़ा डेंट करप्शन का। और क्या आपने उसको बदलने में देरी कर दी? आप एक खास समुदाय विशेष को नाराज नहीं करना चाहते थे, उनका दबदबा है, 58 विधायक अगर मैं कहूं कि मौजूदा मुझे याद था कि मतलब अगर परसेप्शन की बात है तो येदियुरप्पा तो सबसे बड़े परसेप्शन क्या सर सामने है। तो परसेप्शन वही मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि परसेप्शन इज डेफिनेटली इवन टुडे जो येदियुरप्पा का जो इमेज है, इसके ओवर मोदी साहब का इमेज जो है, बिकॉज यू आर सीकिंग वोट्स इन द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। No, sir, that factor plays an important role when it comes to लोकसभा इलेक्शन कि मोदी का चेहरा जो है, आइडियोलॉजी आप सपोर्ट करें ना करें, लेकिन मोदी एज अ लीडर यू सपोर्ट, बट व्हेन इट कम्स टू असेंबली इलेक्शन तब क्या वोटर जो है उस चीज को इम्बाइब करता है, या उसके लिए लोकल मुद्दे, लोकल लीडर्स, लोकल कास्ट इक्वेशंस जो है वो भारी पड़ जाते हैं? लोकल लीडर्स, लोकल फैक्टर्स डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग फैक्टर्स यहाँ बीजेपी जीतेगा ऐसे लग रहा है आपको, तो फिर डेफिनेटली इट विल बी बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नॉट बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर्स। तो वो जीत वहां के काडर, वहां के लोकल नेताओं या उनके कामकाज की नहीं, अगर यही एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल में तब्दील होता है तो वो मोदी फैक्टर की होगी कि भले ही मौजूदा सरकार के मंत्रियों से, नेताओं से करप्शन को लेकर एक इमेज हो सकती थी, कांग्रेस ने उसे भुनाने की कोशिश की, लेकिन जब मोदी का चेहरा सामने आता है तो करप्शन दूर दूर तक लोगों के जहन में नहीं आता है। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को क्या कर्नाटक के लोग दोबारा सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? एग्जिट पोल के मुताबिक 43% से ज्यादा लोग बोम्मई को दोबारा सीएम बनते देखना चाहते हैं, जबकि 56% लोग किसी दूसरे को बतौर सीएम कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते देखना पसंद करते हैं। यानी वो चेहरा जिस चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का विधानसभा चुनाव लड़ा है, वो चेहरा पहली पसंद नहीं है मतदाताओं का मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उस चेहरे की जो पार्टी है वो पहली पसंद है, मेजॉरिटी से ऊपर जाती नजर आ रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। अखिलेश प्रताप जी आप कुछ कह रहे थे? ये कहता है कि मोदी जी का करप्शन से कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो आधा देश तो कम से कम हंसता ही है। यही प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड छुपाते हैं क्योंकि करप्ट नहीं है, बहुत ईमानदार हैं। यही प्रधानमंत्री जी हैं, यही बीजेपी है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जिस कंपनी का टर्नओवर कुछ 100 लाख रुपए में है, अरबों रुपए ले लेते हैं पैसे उससे, और वो सीक्रेट है, सबको पता है, ईमानदार हैं। अपनी एजुकेशन भी गोपनीय है उनकी। हजारों करोड़ के हर गांव, जिले और तालुका लेवल तक बीजेपी का आलीशान 5 तारा कार्यालय बन चुका है बीजेपी। अगर ये मुद्दे नहीं हैं तो मोदी जी मुद्दों की बात पूरे चुनाव में अमित शाह जी ने क्यों नहीं की? क्या उन्होंने बोला कि हमको जिताओगे नहीं तो आशीर्वाद नहीं पाओगे, तो कभी विक्टिम कार्ड खेला। सर वो तो आपने भी बोला, आपने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हम आएंगे तो दोनों को बैन कर देंगे, उससे पहले आपने भी बोला। तो मैं कह रहा हूं, मतलब वो तो आपने भी कोई कभी नहीं छोड़ी ना सर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतने सीनियर लीडर हैं, उनके बयान पर बवाल मचा। उससे पहले मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश, उनको 4% आरक्षण देने को लेकर सवाल उठा। अंतर कहां है? आप जी अंतर बहुत जगह है, सिर्फ अंतर ही अंतर है। जब आप हार रहे हैं तो आप बोलेंगे कि हम इनके पूरे खानदान का सफाया कर देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के परिवार का, उनके विधायक बोल रहे हैं, उस पर कोई जिक्र नहीं करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भगवान के नाम पे वोट मांगने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं विकास की बात कर रहे थे? क्यों नहीं गिनाया? इन्हीं की डबल इंजन की एक सरकार नॉर्थ ईस्ट में प्रदेश जल रहा था, क्या क्या हो गया? डबल इंजन चाहिए। डबल इंजन क्या काम करता है? एक लूटता है, एक झूठ बोलता है। मधुराव कुछ बोलना चाह रहे हैं। मधुराव जी, अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं कि अगर वाकई में डेवलपमेंट पे इतना भरोसा था तो कैंपेन से मुद्दा गायब क्यों रखा? शायद कांग्रेस को नहीं पता है कि कितना जो डेवलपमेंट हुआ है वो डबल इंजन की सरकार को, हमारा जो सरकार को हो बेड़कू स्कीम है, उसमें कितने लोगों को हम इलेक्ट्रिफिकेशन दिए हैं, और उसमें जो हमारा विद्या निधि फ्री है 25 लाख के ऊपर जो हमने स्कॉलरशिप दिए हैं, शायद उन लोगों को पता नहीं है।
परंतु मैं एक बात उसको स्पष्ट करना चाहता हूं, उन लोगों का जो करप्शन के नारे में उसको नारेबाजी लगाते हैं और एलिगेशन करते हैं, एक भी केस दर्ज नहीं किया है लोकायुक्ता में। और परसेप्शन के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, यही सिद्धरामैया जी जो है 2015 में एसीबी को एसीबी को लोकायुक्त को बंद करके एसीबी को ओपन किया था। क्यों? उसके ऊपर केसेस थे, इसलिए उन्होंने किया था। और इन लोगों के जो बयान है अभी कि करप्शन के ऊपर जो उन्होंने एलिगेशन कर रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इसका प्रॉब्लम लेकिन महेश जी, एक सवाल का जवाब आप दीजिए जरा। जो आंकड़ा अभी हमने रखा दर्शकों के सामने अपने एग्जिट पोल में, महेश जी उसका मतलब समझाइए। आपने कहा कि बीजेपी तो मेजॉरिटी के जरूरी नंबर को पार कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो लोगों की पहली पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या सर? जी, मैं आपके उस प्रश्न और वो डेवलपमेंट को, यानी बसवराज बोम्मई ने जो डेवलपमेंट किया है वो उनकी पहली प्राथमिकता है। हर 3 में से 1 ने डेवलपमेंट को चुना है। जी, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए, हमने जो मुख्यमंत्री को लेकर के प्रश्न किया था वो ये था कि क्या आप जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं अथवा नहीं। अगर वहाँ पर आपको आधे से कम लोग, यानी लगभग 50% के आसपास लोग हैं, 46% लोग ये कहते हैं कि 46% लोगों ने कहा कि बसवराज बोम्मई को हम पुनः देखना चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो है 55% के आसपास लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं देखना चाहते, उन्हें किसी और को देखना चाहते हैं। तो उनकी तुलना में जो अन्य चेहरा है वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि किसी पार्टी ने भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ही नहीं किया था। इसलिए हम उनके कंपैरिजन में किसी और का चेहरा वहाँ रखकर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसलिए ये कहना कि बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री की पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। संतुष्ट हैं तो फिर, और उनके वो पहली तारीफ कर रहे हैं, नहीं, मैं वो पहली पसंद भी हो सकता है। जब हम पार्टी रिपीट कर रहे हैं कि जो मौजूदा पार्टी, अगर उसी को हम दोबारा ला रहे हैं, 4 दशकों का इतिहास पलट जाएगा अगर ये होता है। आपका एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल में तब्दील होता है तो 4 दशकों का इतिहास पलटेगा। तो अगर इतना प्रो कंबेंसी फैक्टर काम कर रहा है तो फिर मुख्यमंत्री चेहरा पसंद क्यों नहीं आ रहा? मैं उस पर भी आता हूं। अगर मान लीजिए 46% लोग एक चेहरे को पसंद करते हैं और बाकी रेस्ट के अंदर 3 चेहरे आते हैं, तो आप देखिए उनका जो परसेंटेज है वो बहुत पहले के कंपैरिजन में बहुत डाउन होगा। यानी 46 की कंपैरिजन में कोई 20% किसी को पसंद किया जाता है, किसी को 25 पसंद किया जाता है, तो ये बहुत प्रोमिनेंटली उभर कर आएगा कि विकल्प नहीं दिए थे। नहीं, विकल्प इसलिए नहीं दिए हैं, विकल्प ऐसा नहीं कि हमने नहीं दिए हैं। एक मिनट, बस एक मिनट लूंगा कि विकल्प हमने नहीं दिए ऐसा नहीं है, बाकी पार्टी ने कोई चेहरा ही मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं किया था। आपके पास एक विकल्प नहीं हो सकता था कि आप सिद्धरामैया को लेकर सवाल पूछें? क्या आपके पास ये विकल्प नहीं हो सकता था कि आप देवगौड़ा को लेकर नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो डी शिव कुमार से लेकर के और सिद्धरामैया तक फिर बहुत लोग हो सकते थे। फिर उसको लेकर के आप प्रश्न नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि पार्टी ने कोई ऑफिशियल चेहरा घोषित ही नहीं किया है वहां पर, इसलिए वो प्रश्न नहीं बन सकता था। घोषित नहीं करती है तो संभावितों के नाम पर भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। नहीं, उस पर हमारा सवाल नहीं था, क्योंकि संभावित फिर बहुत सारे नाम अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं। हमारे साथ एक मिनट, जस्ट मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा आपसे कि जो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी को जो बढ़त आ रही है, वहां पर एक 3 फैक्टर है जिसको मैं नाम देना चाहूंगा महिला का, और जिसमें कि अभी योगेंद्र जी यहां से हमारे बीच में से चले गए हैं। उन्होंने भी कहा था कि जो मोदी जी हैं वो अंत तक दमकर के जमकर चुनाव लड़ते हैं, और इसलिए ये जो मोदी मैजिक है वो यहां पर काम किया है, जो हमारे सर्वे में निकल करके आ रहा है। तो महिला में जो पहला मैं है वो मैं से मोदी है, और दूसरा जो हिंदुत्व, जो बजरंगबली वाला फैक्टर है, वो निश्चित रूप से लास्ट में उसने कई सीटों पर प्रभाव डाला है। आपके मुताबिक 30% लोग तो डेवलपमेंट को चुन रहे हैं। जी, मैं बता रहा हूं कि लास्ट में आकर के नहीं, साउथ की राजनीति जो है वो नॉर्थ की तरह से नहीं चलती है। बिल्कुल और है, पर लेकिन जो बजरंगबली वाला जो इशू बाद में उठाया है, उसने निश्चित रूप से कम लगभग 12-13 सीटों पर प्रभाव डाला है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में जाती हुई हमें अपने सर्वे में दिखी है। और लास्ट नोट द लीस्ट, लाभार्थी, जिसकी कि अभी बीजेपी के नेता बात कर रहे थे, जो लाभार्थी योजनाओं से मिले हैं, उन लाभों से प्रभावित होकर भी एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के फेवर, खासतौर से जो है फैक्टर बना है, और शहरी क्षेत्र में बीजेपी को विशेष लाभ मिला है। इसलिए जब आप देखते हैं बेंगलुरु रीजन, तो वहां बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त 55 सीटों के रूप में मिली। लिंगायत, आरक्षण, लोकल नेताओं की नजरअंदाजी, चेहरों का बदलना, 4 दशकों का इतिहास, 29 सीटों पर पिछला इतिहास कहता है कि हर बार कोई नया चेहरे का आना, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपको लगता है कि कहीं भी, या येदियुरप्पा का उदासीन तरीके से प्रचार करना कहीं भी बीजेपी को नुकसान देगा, ऐसा नहीं लगता है। 3 फैक्टर्स उन्हें, ये 114 का आंकड़ा
पार करवा देंगे। हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़े हैं। राहुल देव जी, चर्चा भी आपने सुनी और नंबर भी आप स्क्रीन पर लगातार देख ही रहे हैं। अखिलेश सर आते हैं आपके पास। राहुल देव सर, क्या आप इस एग्जिट पोल से सहमत हैं? और नहीं, जो मुझे थोड़ा बताएं उन्होंने, मुझे ये थोड़ा मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि जो वोट प्रतिशत भी दिखाया गया है उसमें इतना बड़ा अंतर, कांग्रेस घटकर 30 पर आ जाए, 31 पर आ जाए और बीजेपी 45 पर, और अब देखिए अदर्स में आपने 10% लोगों को दिया है, 10% का वोट दिया है, तो ये मुझे थोड़ा अवास्तविक लग रहा है। जो अभी तक रुझान हमारे सामने आ रहे थे, जो एक समझ बन रही थी, उससे ये बहुत विपरीत, बहुत अलग, कुछ ज़्यादा ही बीजेपी की ओर झुके हुए आंकड़े दिख रहे हैं। अब ये एग्जिट पोल ही है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने तर्क दिया था कि बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी जिसमें क्लोज फाइट रहेगी, जो मार्जिन होगा जीत हार का वो 10,000 से नीचे रहेगा। ऐसी सीटें जो हैं वो एडवांटेज बीजेपी बन रही है, ऐसा उनका तर्क था। अब ये सब तो जब तेरा कोई पता चलेगा, अभी तो केवल अनुमान है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं इससे सहमत हो नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अपना अपना काम है, आप कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन अभी जो चैनलों पे 6 एग्जिट पोल के रिपोर्ट आ रहे हैं, 5 में कांग्रेस को एक स्पष्ट बहुमत दिखा रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बात यह है कि देखिए भाई, अब तो कर्नाटक में आपने क्या काम किया है मेरे भाजपा के भाई, अब तो समय निकल गया। जब समय था तब तो आप लोग हिंदू मुसलमान और यहाँ वहाँ पाकिस्तान तक बताने में लगे रहे। आप लोगों ने क्या किया? बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पे 40% कमीशन दिया, किसी को बताने का आवश्यकता नहीं है। आपने जो एयरपोर्ट का जिक्र किया, उसको आपने अपने मित्र को बेच दिया, HAL को आपने अपने मित्र को बेच दिया। बनाया तो कुछ नहीं, जो था अपने मित्र को बेच दिया। सिलेंडर जब 435 रुपये थे तब आप लोग धरना देते थे, अब 1235 है तो उसका जिक्र नहीं करेंगे। रोजगार कारोबार का जिक्र नहीं करेंगे। बेंगलुरु शहर के सड़कों के हाल देखे कि नहीं आपने? 1 घंटे में बारिश होने से और चाहे सड़कों के क्या हालात है, ट्रैफिक के वहाँ क्या हाल है, लोग वहाँ रोज़ जूझते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब समय निकल गया, क्योंकि आप लोग 9 साल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ एक ही कैसेट बजाते हैं, जो अपर निंदा और आत्म प्रशंसा, और जो असहमत है उसको नाना प्रकार के तोहमतों से नवाजते रहते हैं, और सिर्फ पिछली सरकारों के ऊपर दोषारोपण, अनर्गल दोषारोपण, असत्य दोषारोपण करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास कुछ हो तो गिनाएंगे। एक दिन बोल रहे थे, मैंने देखा कि मेरे समय में अब न काम अटकता है, न लटकता है, न भटकता है। मैंने गिनाया ना, इन्हीं की सरकार बता रही कि 56% परियोजनाएं आपकी सरकार की डिले चल रही हैं। ठीक है, जो 3 महीने से लेकर 3 साल तक डिले हैं। अगर डिले हैं तो ओरिजिनल कास्ट गलत है अखिलेश जी, लेकिन करोड़ रुपए पॉलिसी पैरालिसिस की जो टर्म है वो तो सर यूपीए के वक्त ही इजाद हुई थी, जिसका मतलब यही था कि कई लाख करोड़ की परियोजनाएं इसी तरीके से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। उस टर्म को तब पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था मीडिया की भाषा में। वही अगर स्थिति अब भी है तो वो भी गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन के बद्रीनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप भी उसी तरह से आप भी जो है ना अफवाह फैलाने का नहीं सर, मैं अगर फैक्चुअली गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। अखिलेश प्रताप जी, ऐसा नहीं है कि मैं फैक्चुअली गलत हूं सर तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिए। डिले होने की वजह से बजट नहीं बढ़ता था, ये तो पुरानी परिपाटी चली। गूगल करेंगे यूपीए पॉलिसी पैरालिसिस, आपको आंकड़ा भी मिल जाएगा। मुझे 30 सेकंड लगेंगे बताने में। ठीक है, उस पर हम नहीं पढ़ते सर, मैं तो सिर्फ संदर्भ के लिए बता रहा हूँ। मैं सिर्फ संदर्भ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी भी योजनाएं डिले नहीं हुई हो या इकोनॉमिक नंबर्स देखेंगे। मैं आता हूँ अखिलेश सर आपके पास। के बद्रीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक नंबर्स देखेंगे, इट इज ऑलमोस्ट $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी टुडे। आप बोलेंगे कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सब कुछ गलत बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ये सब बोलेंगे तो इट इज़ नॉट टेनेबल। सो जहाँ काम हुआ है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पॉलिटिक्स में इट इज़ ए ट्रेंड, इट इज़ टेनेबल। नहीं तो आप बोलेंगे कि भाई वहाँ एयरपोर्ट्स नहीं हुआ है, वहाँ सड़कें नहीं हुआ है, यहाँ पोर्ट्स नहीं हुआ है, लॉजिस्टिक सेंटर्स नहीं हुआ है, या वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे कहने का जो है इट इज़ नॉट टेनेबल। मुझे लग रहा है कि जब आपके एग्जिट पोल में डेवलपमेंट इज़ द इश्यू,
इस डेवलपमेंट की इश्यू है तो then definitely there is a lot of work that has happened across the country और कर्नाटक में भी ये हुआ है। ठीक है, लेकिन राहुल सर आपके पास आएंगे, उससे पहले कर्नाटक में 9.85 लाख लोगों ने पहली बार वोट डाला है, तकरीबन 10 लाख लोगों ने पहली बार वोट डाला है। एग्जिट पोल के मुताबिक इन लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया वो जरा आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। तो युवा वोटर जो है वो 50% से ज्यादा जो है फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी को अपनी पहली पसंद चुन रहा है। 26.7% फर्स्ट टाइम वोटर कांग्रेस पर भरोसा जता रहा है और पहली बार वोट डालने वाले 7.67% लोग जो हैं वो जेडीएस को चुनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 16.18% फर्स्ट टाइम वोटर ने अन्य पर भरोसा जताया है। के बद्रीनाथ जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए और युवाओं की पसंद जो है बीजेपी है, पहले भी आंकड़ों में सामने आता ही रहा है। राहुल देव जी, क्या डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट और अखिलेश तुरंत आ रहे हैं जो प्रो कॉम्बेंसी फैक्टर होता है, क्या एक ये भी टर्म आ गई है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जिसे बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं एनालिसिस करते हुए, और क्या वाकई में करप्शन जो है वो एक सांकेतिक था, येदियुरप्पा की कुर्सी जाने के बाद वो खत्म हो गया? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि पहले जितनी बात ये अखिलेश जी 30% कह रहे थे, वैसे तो 40% की बात चल रही थी। पोस्टर भी शायद कांग्रेस ने जो लगवाए थे वो 40% के थे, लेकिन वो चुनाव में ज़्यादा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहे हैं। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं समझता हूँ कि कर्नाटक पूरे देश में जो बहुत अच्छा जिन प्रदेशों का विकास हुआ है, जिनके आर्थिक पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, अगर सबसे अच्छे नहीं कई चीज़ों में तो वो सबसे अच्छे हैं, तो कर्नाटक उनमें से एक रहा है। इसलिए दूसरे प्रदेशों से तुलना अगर करें कर्नाटक की, पिछले केवल 5 साल की नहीं, पिछले आप 15 साल से 20 साल से देख सकते हैं, तो वो काफ़ी पैरामीटर्स में, कसौटियों में आगे रहा है और वो बढ़त उसकी बनी रही है। तो ये कहना कि वहाँ कुछ हुआ नहीं है, चाहे वो आप स्टेट जीडीपी की दर को देख लें, आप प्रति व्यक्ति आय को देख लें, उसमें वो जो बढ़ोतरी हुई है वो अच्छी हुई है और सम्मानजनक हुई। तो इन तथ्यों को देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी इनका चुनाव पर कितना असर पड़ता है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उसका एक, उत्तर प्रदेश का कुछ और मसला हो सकता है, कर्नाटक का कुछ और मसला हो सकता है। अब हालांकि उसका विषय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अगर आंकड़े देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक उसका परफॉर्मेंस है वो पिछले 5 साल में नीचे ही गया है कई पैरामीटर्स में। बिल्कुल, वो एक आश्चर्यजनक बात, लेकिन वो एक उसको छोड़ दिया। डायनामिक्स अलग है। साउथ के जो लोगों का वोटरों का मिजाज होता है, नॉर्थ में जिस तरह से मिजाज होता है, वो भी अनुराग काफी अलग तरह से उनका पूरा पैटर्न रहता है। मधुराव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश जी आप हाथ उठा रहे थे और मेरा सवाल ये सर कि अगर ये एग्जिट पोल ही सही साबित होता है, हालांकि अभी इंतजार करना होगा, अगर ये सही साबित होता है तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी? मतलब राजस्थान के सियासी सरफटअव्वल को कैसे सुलझा पाएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, अच्छा आपने कपोल कल्पित सवाल किसी भाजपाई से तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा मोदी कर्नाटक हारता है तो क्या मोदी जी के लिए ये पीड़ादायक होगा कि नहीं होगा। आप कांग्रेस से कर सकते हैं। मधुराव जी, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। इसका जवाब अभी लेंगे। यही सवाल जो अखिलेश जी ने कहा है, मेरे शब्दों में इसका जवाब आप दीजिएगा। पहले अखिलेश जी से सुन लेते हैं। लोग थोड़ा सा, अखिलेश जी कहिए। सुनिए प्लीज, सुन भाई, थोड़ी चुभती हुई बातें भी सुनने का आदत डालिए। सब लोग मोदी जी मत बन जाइए कि किसी को बोलने नहीं देंगे। देखिए, आपने कहा कि अगर आपके पास सही हो तो आप ठीक कर दें। मैं पिछले बहुत दिनों से देख रहा हूं कि लोग अनर्गल आरोप लगा देते हैं, जब तथ्य लाओ तो कहते ठीक है आप इसको करेक्ट कर दीजिए। मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुना रहा हूं। 2018 में आदरणीय मोदी जी बोले थे और जेटली जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पूरा जो ये आयोग है हमारा योजना आयोग, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जब मेरे देश का 75वां स्वर्ण वर्ष मनाया जाएगा तो मेरे देश में ये 40 चीज़ें किसी भी हालत में मैं कर दूंगा। मोदी जी के तमाम वीडियो भी आपके हैं, हर किसी का छत होगा, उसमें नल होगा, उसमें एलईडी होगी। अब सुनिए उसमें क्या कहा, हर परिवार को पक्का घर। जो लोग मोदी जी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कसमें खाई थी 2018 में कि 2022 तक हम ये कर देंगे किसी भी कीमत पे। हर परिवार को पक्का घर, किसानों को आय 2 गुनी, बुलेट ट्रेन, मानव चंद्रयान, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर खेत को पानी, हर घर को शौचालय, कुपोषण मुक्त। सवाल ये था कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं सर, वो आपने कैंपेन में पूरा भर भर के गिनाया, उन्होंने भी गिनाया, दोनों ने गिनाया। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा था
कि अगर यही एग्जिट पोल होते हैं 13 तारीख को, तो क्या आपकी सेंट्रल लीडरशिप यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो मुख्य तौर पर पूरे एग्रेसिवली इन्वॉल्व रहे, उनके लिए दिक्कत हो सकती है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में क्या परेशानी का सबब हो सकता है आपके लिए? ये सवाल था। ठीक है, उनकी गलती, आपकी अच्छाई, उनकी अच्छाई, ये सब गिनाना चलता रहा। मैंने आपका सुनिए, मेरी नहीं सुन लीजिए, अब अभी मेरी बात पूरी नहीं। 2 बातें इन्होंने कही थी, उसका दोनों का एक जवाब अभी मैंने दिया कि इन्होंने कहा था आलोक जी ने कि काम का, कुछ लोगों ने मोदी जी के बड़े काम का गिनाया, तो अभी मुझे बहुत बाकी है, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। आप बोल रहे थे कि यूपीए के समय पैरालिसिस थी। जी, हमने योजनाएं दी हैं, मोदी जी की एक योजना हो तो बताइएगा। खाद्य सुरक्षा कानून अधिकार से बना के दिया, संविधान के तहत, शासनादेश से नहीं। खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, वनवासी आदिवासी अधिकार, रेवड़ी पट्टी दुकानदार अधिकार। 2 बार सत्ता में आए और 2 बार बाहर है सत्ता से, और अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, जब अच्छी लगी थी तो अच्छा भी हुआ था। जी, आपका ही जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब नहीं दे रहे, मेरा जवाब सवाल सीधा सा था कि क्या इसका असर। अच्छा ठीक, मेरा सवाल फिर से सुनिए, सिर्फ ये था कि अगर यही एग्जिट पोल बन जाते हैं 13 तारीख को, तो क्या कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की परेशानियां बढ़ जाएंगी? राजस्थान की सरफुट अव्वल और ज्यादा मुखर होके बोलेगी, समस्याएं बड़ी हो जाएंगी? ये सवाल था, काल्पनिक सवाल था। आपको सवाल कहीं से, जी सुन लीजिए, आपको कहीं से सवाल आया, बार बार आप पूछ रही हैं। मैं तीसरी बार कहने जा रहा हूं, कपोल कल्पित सवालों का जवाब पॉलिटिक्स में नहीं दिए जाते। ठीक है। आप अपने मन को बहलाने के लिए आप ये ख्याल पालते रहें और सवाल करते रहें। अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सीजीएस का एग्जिट पोल है, स्वागत करता हूं। उसके बिना पर ये कल्पना है, एग्जिट पोल ही पूरा का पूरा एनालिसिस और कल्पना पर आधारित ही है। अगर इस तरह से अगर देखें आप, तो कुछ आंकड़े, कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ गुड़ा भाग। बहरहाल मधुराव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मधुराव जी कहिए। नहीं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी पहले आप रुकिए, प्रश्न मत पूछिए। पहले आप अखिलेश जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए कि अगर बीजेपी हारती है कर्नाटक में, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो नामुमकिन है, हम जीत रहे हैं। अरे फिर भी काल्पनिक सवाल उनसे पूछा, आपसे भी पूछ रहे हैं। बात ही नहीं उठते हैं, अरे वो बात ही नहीं उठते। हम तो 120 के ऊपर आएंगे। चलिए, काल्पनिक सवाल हकीकत में 13 तारीख से पूछे। कौन लेगा नहीं? ये सवाल घुमाइए नहीं मैडम, प्लीज कौन लेगा ये नहीं, प्लीज मैडम, आधा अधूरा सवाल न करिए। प्लीज मैडम, आप पूछिए मोदी जी लेंगे कि नहीं लेंगे? चलिए ठीक है, मोदी जी मधुराव जी, देखिए भाई, लेगा कि पूछ लिया भाई, पूछ लिया। क्यों कहे हम तो जीत रहे भाई, आप क्यों पूछ रहे हमें? मधुराव जी, अगर बीजेपी कर्नाटक में हारती है तो क्या आप इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराएंगे? अखिलेश जी, सवाल पूछ लिया ना, पूछ लिया वही सवाल शब्दशः। अरे भाई, आप क्यों हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें? हम अभी मैं बोल रहा हूँ, एक बात सुनिए, 1 मिनट के बाद सुनिए हमें। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। अरे भाई, चलिए, हाइपोथेटिकल 13 तारीख को हम पत्रकार में मौका मिलेगा असल में भी पूछने का, किससे मिलेगा वो, उसके लिए हमें अभी 48 घंटे का इंतजार करना होगा कि अखिलेश जी से पूछना होगा कि आपसे पूछना होगा। बहरहाल, कर्नाटक की जनता ने किस चीज को आधार बनाकर मतदान किया, उसको लेकर भी हमने अपने एग्जिट पोल में सवाल किया था। जवाब क्या कुछ आया जरा बता दें। 33.55% लोगों ने कैंडिडेट को ध्यान में रखकर वोट किया। 39.57% लोगों ने विचारधारा के आधार पर वोट किया। 28.88% लोगों ने मुद्दों के आधार पर वोट किया। जी, 26.88% लोगों ने मुद्दों को चुना। सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी को चुना गया है। और राहुल देव सर, आइडियोलॉजी को अगर मतदाता चुन रहा है तो इसका मतलब क्या सर? मतलब उसने विचारधारा को सबसे पहले प्राथमिकता दी है, विकास, रोजगार, करप्शन, उम्मीदवार, इन सब से ऊपर हैं। देखिए, वो उसको समझना पड़ेगा कि लोग विचारधारा किसको कह रहे हैं। तो विचारधारा है या वो भावनाएं हैं,
उसमें नेता की लोकप्रियता, भावनात्मक मुद्दे, ये सब कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के मन में विचारधारा बनाते होंगे। और विचारधारा में विचार का पक्ष कितना है और भावना का पक्ष कितना है, ये एक बड़ा जानना रोचक हो सकता है। लेकिन ठीक है, अगर इतना लोग कह रहे हैं कि विचारधारा को उन्होंने आधार बनाया है, तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि वो विचारवान लोग हैं, यानी वो विचार को बाकी चीज़ों पर महत्वपूर्ण मानते हैं, तात्कालिक विकास या अविकास उससे ज़्यादा ऊपर उसको रखते हैं। तो एक रोचक आंकड़ा है, मुझे लगता है। ठीक है, जब आप रोचक आंकड़ा कह रहे हैं तो वो डिबेटेबल भी हो जाता है। इनके सर बहुत संक्षेप में, प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन आइडियोलॉजी ऊपर है तमाम बाकी मुद्दों के मुकाबले। क्या ये सही दिशा में हम जा रहे हैं? अनुराग, इसमें मैं एक छोटा सा आंकड़ा भी जोड़ना चाहूंगी। 2018 विधानसभा में 36% वोट जो हैं वो बीजेपी को मिलते हैं। 2019 लोकसभा में 21.72% हो जाते हैं। तब ये कहा जाता है कि आइडियोलॉजी वाला वोटर जो है वो फिर एक व्यक्ति विशेष या एक लीडरशिप से इंप्रेस होकर वो भी वहां उसके पास शिफ्ट हो जाता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जो रिलीजन पे आधारित है, तो उसको लेके अचानक कर्नाटक में अगर 15% से वोट बढ़ के 36% या 18% 36% हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का एक बड़ा प्राइम कॉन्स्पिक्वस प्रेजेंस रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद इसकी एक सीमा होती है कि आप वहां पे आके रुक जाते हैं। 36% से ऊपर नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आप देखिए देश में मोदी जी का बहुत बड़ा जलवा है, बहुत ज्यादा मकबूलियत है, लेकिन वोट हिंदू अगर 89.6% है, तो लेकिन वोट जो पड़ रहे हैं वो 38% पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा वर्ग है जो नहीं देता है। तो आइडियोलॉजी का वेट वहां तक तो ले आया बीजेपी को। अब इसके आगे अगर आपको बढ़ना है तो डेवलपमेंट और बाकी फैक्टर काम करेंगे। जो इन्होंने सवाल पूछा, प्रेम शुक्ला जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आऊंगी आपके पास सर। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, निश्चित तौर पर हमारा एग्जिट पोल जो है आपको विजय भाव जो है वो बना रहा है। कर्नाटक में तमाम प्री पोल्स और सर्वेज से अलहदा ये तस्वीर निकल कर आ रही है, तो आपको भरोसा है इस आंकड़े पर या इसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे राज्य के नेताओं ने, हमारी सरकार ने, दोनों डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का विकास कार्य किया है, कर्नाटक वासियों के जीवन में परिवर्तन लाया है। अगर उनके जीडीपी ग्रोथ का रेट कर्नाटक का नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट से 2% अधिक है, सारे स्टार्टअप्स जो भारत में खुले उसमें 54% स्टार्टअप्स बेंगलोर और उसके आसपास हैं। कर्नाटक के लोगों के जीवन में खुशहाली जिस तरह से लाने का काम हुआ है, उसको लोग जो है कई बार गणना में नकारते हैं। इसी का परिणाम 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में, इसी तरह के गुजरात के चुनाव में लोग, किसी ने नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है और जो जीवन में परिवर्तन लाती है डिजिटलाइजेशन के कारण, जो वहाँ की जो है व्यवस्था में से सारे लीक्स बंद कर देने के कारण जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन सबसे बड़ा कारक होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो जनादेश हमको कर्नाटक से प्राप्त होगा। ठीक जी, कुछ प्रश्न है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एग्जिट पोल का क्या कुछ मतलब है और इस एग्जिट पोल के आंकड़े पर आपकी क्या राय, आपका क्या पक्ष है, ये दर्शकों